हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं राजवीर देसवाल। आज रक्षाबंधन के बहुत पावन पर्व पे, बहुत ही पवित्र त्यौहार पे, बहुत ही मुक़द्दस मौके पे आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे माहौल में रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अंटा कहानी एक ज़माने की और मेरी एक चौथाई आत्मकथा इसको शुरू करूंगा। और मैंने जैसे पहले कहा था कि ये मेरी एक चौथाई आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक गांव की कहानी है। और इस गांव की कहानी में आपको बहुत ही आनंद आएगा, रस आएगा और हो सकता है आपको भी अपने बीते हुए दिन याद आ जाएं, चाहे आप शहर के हैं, चाहे आप गांव के हैं। हम में से हर व्यक्ति तकरीबन, इवन इफ ही इज़ अ सिटी स्लिकर, सिटीआइट, जो कहता है कि मैंने कभी गांव नहीं देखे, उनकी भी जो हमारी भारतीयता की परंपराएं हैं, वो तमाम परंपराएं, वो तमाम ट्रेडिशंस, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कंट्री साइड से जुड़ी हुई होती हैं, ब्यूकॉलिक होती हैं अपनी नेचर में। और रस्टिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ईमानदार, इनोसेंट, इनॉक्यूअस, और ऐसी होती हैं कि जिनको यदि आप जितना ढोएंगे और जितना आप कंधों पे सवार करा के उनको आगे ले जाएंगे, जैसे संस्कृति के हर पहलू के साथ होता है कि संस्कृति तभी ज़िंदा रहा करती है जब कौमें उसका एहतराम करें और कौमें उनको अपने कंधों पे उठा के आगे चलती रहें और आगे आने वाली जनरेशन्स को, जैसे रिले रेस एक हुआ करती है, ऐसे एक रिले रेस की तरह से जोड़ते रहें। अंटा की बात पे अभी आता हूँ। पहले आपको इतनी देर कुछ और लोग जुड़ते हैं, दो चार अशार सुना देता हूँ धनक रंग से, फिर एक पोयम छोटी सी मायून खजुराहो से, और शेर सुनिए कि पुजारी का अहद हो या कि मुल्ला की हो अजान। पुजारी का अहद हो, अहद कसम को कहते हैं। पुजारी का अहद हो या कि हो मुल्ला की अजान, दिखे है हर कलीसे से बेजार हर इंसान। दिखे है हर कलीसे से, हर तरह के चर्च से, हर तरह के मंदिर से, दिखे है हर कलीसे से बेजार हर इंसान। सब किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, सो बेजारी तो रहेगी। और कई लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज़ में, मस्जिदों में सर पटक पटक के आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। सो वो एक मंज़र है जो इस शेर में बयान किया है कि पुजारी का अहद हो या कि मुल्ला की हो अजान, दिखे है हर कलीसे से बेजार हर इंसान। और शेर सुनिए कि न तुम बस रोशनी के ही मुकाबिल खुद को यूं देखो, न तुम बस रोशनी के ही मुकाबिल खुद को यूं देखो, अंधेरों में ज़रा घूमो न होंगे साए भी हमरा। अंधेरों में ज़रा घूमो न होंगे साए भी हमरा। अंधेरों में साए तो होते नहीं। सो न तुम बस रोशनी के ही मुकाबिल खुद को यूं देखो। जब रोशनी के मुकाबिल आदमी खुद को देखता है तो पीछे साए बनते हैं, नहीं बनते हैं, लेकिन आप अपने आप में एक मस्त रहते हैं। तो उसमें एक शेर जो है ये आपको ताकीद करता है कि न तुम बस रोशनी के ही मुकाबिल खुद को यूं देखो, अंधेरों में ज़रा घूमो न होंगे साए भी हमरा। अंधेरों में साए नहीं होते हैं। जहां आप रोशनी के मुकाबिल खड़े होते हैं वहां तो आपके ज़ाहिर है साए भी हो जाएंगे, लेकिन अंधेरे में तो साए भी नहीं होते हैं, नहीं साथ देते हैं। और शेर देखिए कि तेरा वो फिर मुड़ के देखना छू जाता है दिल को मेरे। लंबी बहर है। तेरा वो फिर मुड़ के देखना छू जाता है दिल को मेरे,
दिल को मेरे है आस अभी तू मुड़ के फिर आएगा, दिल को मेरे है आस अभी तू मुड़ के फिर आएगा। और शेर देखिए कि चेहरे का तबस्सुम तो मैं ढक भी लूँ यारब, चेहरे का तबस्सुम तो मैं ढक भी लूँ यारब, जो मुझे हंसी आती है, चाहे सटायर है, चाहे तंज है, चाहे पोकिंग है, चाहे जोकिंग है, कुछ भी है, लेकिन इस हंसी को जो आती है चाहे उसको मैं ढक भी लूँ, चेहरे का तबस्सुम तो मैं ढक भी लूँ यारब, जब हंसती हैं आंखें तो फिर रोका नहीं जाता। साथ साथ आंखें भी हंसती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके चेहरे पर तबस्सुम हो, ज़रूरी नहीं कि आपके चेहरे पे ऐसी हंसी हो जिसे आप छुपा भी सकते हैं, ना भी छुपाएं तो भी चल जाएगा, बट आपकी आंखें जो हैं वो बहुत बोलती हैं, और उनको छुपाना, उनकी खुशी छुपाना, उनका दर्द छुपाना, उनका गम छुपाना, उनकी दुश्वारियाँ छुपाना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। उसको शायर कहता है कि चेहरे का तबस्सुम तो मैं ढक भी लूँ यारब, जब हंसती हैं आंखें तो फिर रोका नहीं जाता। और कितने लचर हैं इंतज़ाम सारे, शेर देखिए कि कितने लचर हैं इंतज़ाम सारे, पल भर में हो गए तमाम सारे, पल भर में हो गए तमाम सारे। और लेट मी सी हु ऑल हैव जॉइंड, नीतू सिंह, आशीष दहिया, संजीव अरोरा, राहुल बत्रा, पवन, सुभाष वर्मा, प्रिंसिपल भूपेंद्र, गुड लाइन्स अबाउट रोशनी एंड अंधेरे, नो शेडोज एंड डार्क, यस सर, गुलिया, बलवीर, पूनम, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी, कौमुदी, वेलकम। अगला शेर देखिए, लोग खत लिख के हवालों का सिला देते हैं, लोग खत लिख के हवालों का सिला देते हैं, लोग खत लिख के हवालों का सिला देते हैं, और कासिद के कदम अंदर तक हिला देते हैं। लोग तो खत लिखते हैं, खत लिख के आपकी नज़दीकियों का सिला देते हैं, लेकिन जो कासिद है, जो पैगाम लेके आता है, पैगाम देने वाला है, वो व्यक्ति यदि उसकी आहट भी मिल जाती है तो मन यही सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। लोग खत लिख के हवालों का सिला देते हैं, कासिद के कदम अंदर तक हिला देते हैं। आज के लिए अशार में से केवल इतना ही मैं अंटा की बात करूँगा शुरू। और जैसा मैंने पहले कहा कि अंटा मेरी कहानी नहीं है, हालांकि इसका टाइटल यही है कि अंटा एक कहानी ज़माने की, और मेरी 1/4 आत्मकथा। 1/4 से मतलब यही है कि 12, 13, 14 बरस तक का जब एक लड़का होता है, एक किशोर होता है, उसकी जो एज है, इम्प्रेशनेबल एज है, उसके जो इम्प्रेशंस हैं, हाउ दीज इम्प्रेशंस गेट मेटामॉर्फोज्ड इन दी on your minds, on your heart's psyche and the heart's surface, and especially etched on to, embossed onto the mind, which does have a reflection of sorts, and it recollects everything that was there in the past. And जब आप पास्ट को रेफ़र करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई किसी तरह का ढकोसला नहीं होता, सिंपल, प्लेन और हार्मलेस सी यादें होती हैं, जिनको याद करके आप जो है वो हमेशा ही एक नॉस्टैल्जिक पिंच विद इन, एक टीस कहते हैं जिसे, वो महसूस करते हैं। आज चूँकि राखी का, रक्षाबंधन का दिन है, तो मैं इसके किताब के जो अगले कुछ चैप्टर्स हैं उनमें से 1-2 चैप्टर जो हम भाई बहनों का चैप्टर है, और जो गुज़रे ज़माने में अंटा में माहौल होता था, मेरे अपने गांव में माहौल होता था, उसके 1-2 चैप्टर मैं पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो इस पुस्तक में पहली बात है, यानी मेरी बात है, यानी लेखक की बात है। ज़िंदगी में बचपन और लड़कपन के मासूम से मुकाम पर जो देखा, सुना, समझा और जिया, उसी की कहानी है अंटा, कहानी एक ज़माने की, मेरी 1/4 आत्मकथा। ये मेरी कहानी तो है, मगर मेरा दावा है कि पाठकों को इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होगा कि ये सब कुछ शायद उनके अपने बचपन का भी कोई भूला हुआ सा सपना हो, जो जहनियत में बार बार हिलोले लेता है, मगर हाथ नहीं छू सकता,
रोज़मर्रा की रेलम पेल के कारण मैंने वही हाथ थामने की एक संजीदा सी कोशिश की है जिसमें मैंने सभी सुनहरे पहलुओं को छुआ है और कुछ नागवार सी गुजरी बातों को भी अनदेखा किया है. आई डोंट वांट टू रिकलेक्ट एनीथिंग दैट वाज not happy, that was melancholy, that was gloomy in nature and which did not give me enough satisfaction on looking back. So ये संस्मरण अपने आप में मौलिक हैं और यहाँ मैंने कोशिश यही रखी है कि केवल यथार्थ को ही सरोकार समझकर ये किस्सा गोई करूँ. मैंने इसमें कहीं भी कोई फिक्शन की बात नहीं कही है. अंटा कहानी एक ज़माने की में जो छपा है वह किसी द्वेष या पक्षपात के कारण नहीं है और इसमें जो भी किस्से कहानियाँ हैं उनके पात्र तो चाहे वही हों जो असल में अंटा में मैंने देखे, मगर मेरी उनमें से किसी एक के साथ भी कोई ज़ाती कशीदगी नहीं, बल्कि हर एक शख्स जो यहाँ आपसे मिलेगा आपको मेरे अलावा खुद आपका अपना सा भी प्रतीत होगा. मेरे माँ बाबूजी को के अलावा दादाजी व अन्य बुज़ुर्ग और मेरे हमजोली रहे लोग भी इस दास्तान में यहाँ वहाँ आपसे मुखातिब होते रहेंगे और वार्तालाप करते हुए मिलेंगे. अंटा की कहानी में आपको सीधी सरल भाषा में कही गई बातें मिलेंगी और कितने ही देशज भाषा यानी बोली के अल्फाज मिलेंगे, माहौल मिलेगा, सरोकार मिलेंगे, जीने के ढंग मिलेंगे, कपड़े गहने जेवर, खेत खलिहान, पहनावे, बोली, मजाक, हंसी ठट्ठा, भोलापन, अपनापन, मिलनसारी और इंसानियत के विस्तार मिलेंगे. और सबसे बड़ी बात कि देहाती जीवन की एक महक को शहरी माहौल में भी पूर्णतः अंगीकार किए जाने का सा एहसास भी मिलेगा. मेरे सारे बचपन का बहुत ही कम हिस्सा अंटा में कटा है क्योंकि 4 बरस का था जब माँ बाबूजी से दूर चला गया था पढ़ने के लिए. लेकिन जितना भी छुट्टियों में अंटा को देख पाया उससे कहीं बढ़कर यहाँ पेश कर रहा हूँ. लेकिन अंटा की कहानी महज उसी अंटा की कहानी नहीं है जहाँ मैं पला बड़ा, बल्कि हर उस गांव की दास्तान है जो शायद अब नहीं मिलते. अब अंटा भी वो अंटा नहीं है, माफ़ कीजिए, अब अंटा भी वो अंटा नहीं है. अब जब भी कभी गांव जाना होता है तो सब अजनबी सा लगता है. और हाँ, वहीं के तो हैं, वही वो खेत, चंद पेड़ अपनी निश्चित जगह पर बुढ़ापा काट रहे हैं. नदी, राजबाहे, सेपन, झाल, नाला, मोहंड वही हैं. कुछ बदलाव के बाद यहाँ से काफ़ी पानी बह गया है. एक ज़माना था जब अंटा जाने और रहने में जो मज़ा आता था, अब वो मज़ा अंटा की यादों में ही आता है. अब इस गांव में भी चाउमीन, नूडल्स, बर्गर्स और पॉपकॉर्न की रेहड़ियाँ देखी जा सकती हैं. आपका राजवीर देसवाल. यानी हम लोग कहाँ चूरमे से शुरू होते हैं और कहाँ हम चाउमीन पे आ जाते हैं. ये लब्बो लबाब है इस पुस्तक का, इस किताब का. ये इसको मैंने आपसे वादा किया था कि इसको लाइव जाके इसके दो चार चैप्टर्स हर रोज़ लाइव दिया करूँगा और so that it becomes a record and it becomes available to each and everyone who is not able to buy a book or procure a book or even have a देखो at my book. So आज के दिन जैसे रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहनों की बात होती है, भाई बहनों की बात होनी भी चाहिए. और जो बचपन में जो समय बिताया गया है वो सारा का सारा एक बार फिर से याद हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है. प्रिंसिपल सर कहते हैं यू स्पीक सो वेल दैट आई फील लाइक कमेंटिंग आफ्टर ईच सेंटेंस. थैंक यू वेरी मच सर. You have been patting my back since last full 1 decade or so, and you have been very kind to me. You have added meanings to my, outpourings. Scribbled just in the off-the-cuff way and gathered from here and there. Well, बचपन में तो खैर सभी की कोई ना कोई छेड़ होती है आपस में, जितने भी भाई बहन होते हैं. और हम लोग जो थे वो मामा, फूफी, चाचा, ताऊ सबके मिला के 18 भाई बहन थे. 18 लोग जब छुट्टियों में एक जगह इकट्ठा हो जाएं और वो भी अंटा में, और सभी के सभी पढ़ने लिखने वाले हैं,
शहर से आते हैं पढ़ाई लिखाई करके और गांव में छुट्टियां बिताते हैं, तो आप आलम देखिए कि उस माहौल में क्या होता होगा और क्या नहीं होता होगा। एक दूसरे की जैसे छेड़ भी हुआ करती है, कोई किसी तरह से किसी को छेड़ता है, कोई किसी तरह से किसी के साथ हंसी ठट्ठा ठिठोली करता है। सो वो हमारे यहाँ भी चलती थी, हर एक आदमी के साथ होती है, आपके साथ भी होती होगी। मैंने डॉक्यूमेंट की है, आपने डॉक्यूमेंट शायद अपने दिमाग में कर रखी है, बट दिस डॉक्यूमेंट इज़ काइंड ऑफ ए monumental, some kind of a making of a monument. If you document something, it becomes a monument for future, for posterity to refer back. Well, बचपन में तो खैर सभी की कोई ना कोई छेड़ हुआ करती है, यानी जिस बात के कहने से कोई चिढ़ता हो। हम चाचा ताऊ मामा बुआ के 18 भाई बहन थे, जो छुट्टियों में अंटा हर साल हाल में इकट्ठे होते थे। जहाँ सारा वक्त हंसी मजाक ठट्ठे ठिठोली में बीतता था, वहाँ एक दूसरे को चिढ़ाया भी करते थे हम, जैसा कि आम घरों में होता है। सबसे बड़ी बहन कमला को डांस ड्रामा बहुत अच्छा लगता था। बैंड पर तो जैसे उनका पाँव उठता था। बैंड बजा नहीं किसी की शादी में और कमला बहन जी कहीं से भी दौड़ के पहुंचती थी देखने। एक और छेड़ थी उनकी जो बस बाबूजी ही कह सकते थे, मनोरी गांव में एक लंबी तगड़ी एक झिवरी का नाम था, काली कलूटी थी वो, लेकिन मेरी कमला बहन जी तो बहुत गोरी चिट्टी बहुत खूबसूरत महिला रही हैं। सो बाबूजी ही उनको छेड़ में कई बार मनोरी कहा करते थे, और मनोरी एक लंबे तगड़े डील डॉल की औरत थी अंटा में। अनीता बहन जी को एक बार किसी देहाती महिला ने अपनी किसी साथन को उनके बारे में ये कहते सुन लिया रेल में कि देखे इस छोरी का नाक कितना पहनना है। बस फिर क्या था, बार बार बीना बहन जी से कलवा कर देखती। बीना वालुगाई के क्या थी। एक बार गांव में जब डीसी आया तो बीना बहन जी ने माँ जी को सूचना दी थी, ये कहते हुए एरी माँ जी गाँव में डीसी आ रहा है। तो उनका ऐसे ही मजाक उड़ता था। रेखा को खुश खुश तो कुछ भी करवा लो, मगर ज़बरदस्ती नहीं। ठंड बहुत लगती थी उसे, हम डूम कहते थे रेखा को। एक बार जून के महीने में रज़ाइयों में दबी सोई मिली थी। जब सारी जगह तलाश कर ली थी उसकी, जो बिस्किट का पीपा टांड पे रखा होता था, उसे पाने के लिए मंजू नीचे खड़ी होकर कहती थी, ए राम पीपा पतराइए। सो ये छेड़ थी सभी की, किसी न किसी की कुछ न कुछ। सो वही जो है एक मज़े का जो है वो सिलसिला हो जाया करता था। बुआ जी के बच्चों में अशोक भाई का मन हमारे जान पहचान की एक लड़की पे आ गया। सो उन्हें सब छेड़ते थे। संजीत की छोटी छोटी आंखें थी। दीपा को उसकी क्लास में एक लड़की संतोष से बहुत डर लगता था, जिसको लेकर उसे हम छेड़ते थे। रीता ने एक बार उससे बड़ी नीरा से, जब नीरा को पेट दर्द हुआ और घर वापस आ रही थी, तो पूछा, ए नीरा, अपने रिसेस में खाने वाले पराठे तो देती जा। इफ़ यू आर गोइंग होम एटलीस्ट हैंड ओवर योर पराठास विच यू आर कैरिंग एज लंच। और सबसे छोटी गीता को तो ये लेमेंट था कि वो लड़का क्यों नहीं पैदा हुई ताकि सिगरेट और शराब पी सकती थी। बड़ी दीपा चाचा जी कुलदीप की बेटी कहती थी उसकी आवाज़ मुकेश से बहुत मिलती है। मगर समर जब नर्सरी क्लास में था तो उसे पेंसिल से लिखना पड़ता था, जबकि दीपा जो दूसरी में थी वो पेन इस्तेमाल करती थी। सो समर ने इसलिए कि उसे भी पेन मिल जाए, अपनी टीचर की तरफ से खुद लिख कर लाया एक नोट। सरी में 2 मैन लगे, 2 दूसरी या तीसरी नहीं लिखा, सरी में 2 मैन, पेन की जगह मैन लगे। आज तक भी मजाक होता है उसका। बकुल का नाम आज तक कोई ठीक ढंग से ले ही नहीं पाया। सो भोकल भोली बुक्कल भी कहते थे उसको। टीनू महाराज छोटे थे तो फ्रॉक पहनते थे लड़कियों की तरह से। एक बार सरिता से जब कप टूट गया तो बोली थी, फिर मेरे लोके बनवा दो। और टोनी ने तो जैसे अपने मास्टर जी को एक बढ़िया घड़ी हुई पेंसिल ही घोंप दी थी हाथ में, जब उसने उसको होमवर्क ना करने लाने के लिए मार लगाई थी। हाँ, मेरे ताऊ जी के लड़के विनोद भाई साहब को, जो करीब 6 फुट 3 इंच के लंबे होंगे, उनको याद करते हुए कमला बहन जी के नंदोई ने एक बार ऊँटों को देखकर कहा था, देखो भाई कितने विनोदे जा रहे हैं। उनका नाम विनोद था। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, तो चलिए सुनिए। जब मैं छोटा सा था तो मुझे कोई कहता, पप्पू नाक में उंगली ना गालिए भाई, और मेरी उंगली सीधी नाक में चली जाया करती थी। इन बातों को याद कर आज तो हंसी आती है, मगर उस ज़माने में तो चिढ़ते ही थे हम सब लोग। ये एक वानगी थी जो मैंने
आपको सुनाई। और एक और इसी से मिलता जुलता बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर आपको मैं सुनाता हूँ, हालांकि इससे थोड़ा सा जुदा है मगर थोड़ी सी हंसी की बात है उसमें। चूँकि बड़ी बहन जी शामली में शादीशुदा थीं, तो बचपन से वहाँ के तौर तरीक़ों का आभास रहा है मुझे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ बकबके, कुछ लज्जतदार, और कुछ तो यूपी वालों की ज़बान में ही हवाई। एक शख्स थे ईश्वर, अपने लिए हमेशा कहते थे वो फलाना आदमी है शरीफ, बिल्कुल मेरे कसा। और दूसरे के लिए कहते थे इतने में जी 4 लफंडर आ जाएं, जुकर जी आप आ जाओ। अच्छी बात अपने लिए कहते थे और जिसमें कुछ मजाक उड़ने वाली बात होती थी वो दूसरे के लिए। कमला बहन जी के यहाँ एक बार एक भाई मिला, पता नहीं सट्टे मार गया या फिर सही था। कहता उसके गांव में उड़द की दाल कहने वाले को पीट देते हैं। एक बार जब मेहमान आया तो सबने पूछा पावणे को पूछो भाई क्या खावेगा। उसने कह दिया उड़द की दाल, तो लोग उसे पीटने लगे। तो एक जने ने पूछा क्यों भाई क्या हो रहा, क्यों पिटो। जवाब मिला रह जाए इनने वही बात कह दी थी। पूछने वाला जैसे समझ गया, बोला अच्छा वही बात कह दी थी तो 2 और मारो। तो शामली में एक बार भाई साहब ने, एक फौजी दोस्त ने हरियाणा वालों का मजाक उड़ाया था मेरे सामने ये कह के कि हरियाणा के अफसरों को जब वे हमारे पास आते हैं तो हम बढ़िया रम, ओल्ड मॉन्क या स्कॉच पिलाते हैं, और जब इनके पास हम जाएं तो बोलेंगे ले भाई खातर रहे, बड़ी ऐसी सीत राबड़ी ले आ। तो दिस इज टिपिकल ऑफ रोहतक एंड some people maybe from Rohtak, please don't mind, but this is something which is generally talked about in army circles. Wherever there are friends, army officers, वो आपस में ऐसे ही मजाक करते हैं कि जब रोहतक वालों को हम लोग बुलाते हैं तो अच्छी विस्की, रम और ओल्ड मॉन्क पिलाते हैं, और जब इनके यहाँ हम जाते हैं तो ये खाली सीत और राबड़ी जो है वो पिला देते हैं। Well, 2 poems from my own Khajuraho. Both relate to nights, and both relate to nights like they are obtaining currently, presently, आजकल के दिनों की जैसे है। Distilled outpourings. Cuckoo sings squeaks in the damp afternoon, still hidden somewhere. आपको पता ही नहीं लगता, आपको आवाज़ें ही आती हैं कुहू कुहू कुहू, लेकिन आपको मालूम नहीं हुआ। यू हैव टू स्ट्रेन योर आइज, crane your neck out to see where the cuckoo is squeaking. Cuckoo squeaks in the damp afternoon, still hidden somewhere. I think maybe in thick foliage, honest outpourings. Whatever she squeaks with full-throated ease. I think maybe in thick foliage, honest outpourings compiled by her overnight distilled feelings, cooing for a monsoon cuddling. Another scene, Coolie Handy. ये भी रात का सीन है, और जो नाइट क्रीचर्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बिहेव करते हैं, वो इस छोटी सी पोएम में मैंने बताने की कोशिश की है। कूली हैंडी। When to the sun did bark the dogs? सूरज की तरफ तो कोई कुत्ता देख के भौंकता नहीं है, ताकतवर की तरफ कौन आंख उठा के देख सकता है। When to the sun did bark the dogs, when easy meat of moon came coolly handy for brethren. Which brethren? Owls, jackals, spiders, lizards and frogs. I'm reading once again. रात का सीन है, मून का, चांद का मीट खाने को जब मिल जाए तो फिर सूरज की तरफ तो कोई भौंकने की जरूरत भी नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ कौन है जो उसके साथी हैं? उल्लू हैं, गीदड़ हैं। दिस इज अ डिफरेंट सिनारियो, ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनारियो, एंड द मीनिंग अंडरलाइंग इज क्वाइट डिफरेंट। When to the sun did bark the dogs, when easy meat of moon came coolly handy for brethren, owls, jackals, spiders
lizards and frogs. प्रिंसिपल साहब कहते हैं distilled outpourings, cuckoo sings in sylvan surroundings, great imagery and melodious. Thank you, sir. Next one and the last one is diction do. Diction do. My sentences melt down into words. Diction do. My sentences melt down into words. Words evaporate, soar into the skies. Words evaporate, soar into the skies and become stars. My sentences melt down into words. Words evaporate, soar into the skies and become stars. Audacious ones tease me into increasing their tribes. Audacious ones tease me into increasing their tribe. And the charitable ones, वर्ड्स हैं, हर तरह के वर्ड्स हैं मेरे पास. जो ऑडेशियस हैं वो कुछ और कहते हैं, और जो चैरिटेबल हैं, tease me into the skies and increasing their tribe, and the charitable ones are never tired of pampering me. My words which evaporate, soar into the skies, become stars. Some are audacious, some are pampering enough and pampering me, but both shining bright above me day and night. Diction do. Both audacious ones as also charitable ones, they shine above me, shining bright above me day and night. Diction do. So आज के लिए साथियों इतना ही. आपको एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई. और जैसा मैंने ये आपसे वादा किया है कि इसमें अंटा का 1 या 2 चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा, और इस आशा के साथ कि पुस्तक आपके पास पहुंच पाए न पहुंच पाए, लेकिन उसका कंटेंट जो है आप उससे एक किस्म की आइडेंटिफिकेशन महसूस करें कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होता होगा, आपके माहौल में भी ऐसा ही होता होगा, आपके यहाँ भी भाई बहनों की छेड़ होती होगी, आप भी एक दूसरे को चिढ़ाते होंगे. और अब चूँकि ज़माना गुजर गया, बहुत सारा पानी ऊपर से बह गया, उम्र का ये पड़ाव आ गया, तो आप रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं, लुक बैक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, हंस सकते हैं. सो टिल टुमारो noon, 12 o'clock. Have a nice day and a happy Raksha Bandhan to you all. One more time. Thank you very much. Enjoy your day.